नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आज आपके पास एक बात लेकर आया हूँ क्योंकि ये बात ज़रूरी है। ये हमारे भारत से जुड़ी हुई है, हम लोगों से जुड़ी हुई है, भारतीयों से जुड़ी हुई है। और जो लोग भारत में रहते हैं, भारत से मोहब्बत करते हैं, संविधान से मोहब्बत करते हैं, उनके लिए ये बात ज़रूरी है। ये बात इसलिए जानना ज़रूरी है कि हमें इस कहानी से, इस खबर से हमको ये पता चलेगा कि किस तरह से नफ़रत देश में फैलाई जाती है। ये खबर कोई गांव देहात या एकदम अंदरूनी इलाकों से नहीं आई है। ये खबर दिल्ली से, महज दिल्ली बॉर्डर से एकदम लगे हुए गाज़ियाबाद से आई है, जिसे एनसीआर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये खबर मोहम्मद आलमगीर की है। आलमगीर कौन है वो समझिए। आलमगीर एक टीचर हैं, एक अध्यापक हैं जो उर्दू सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। आलमगीर की तनख्वाह 12-14 हज़ार रुपये होगी और वो 2,500-3 हज़ार के ट्यूशन करते हैं। तो मुश्किल से बामुश्किल उनके घर में 30-35 हज़ार रुपये की मंथली इनकम होती है बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने की, क्योंकि उर्दू अब एक कम्युनिटी की लैंग्वेज हो गई है, देश की लैंग्वेज नहीं रही है। तो उसी में से कुछ लोग जब अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाना चाहते हैं घर में, तो वो आलमगीर जैसे अध्यापक को ले आते हैं। आलमगीर को उर्दू पढ़ाने का काम रिपब्लिक क्रॉसिंग गाज़ियाबाद में एक एरिया है, वहीं पर कई बिल्डिंगें हैं, उसमें एक ऊंची इमारत के 16वें मकान पर, 16वें फ्लोर पर उनको उर्दू पढ़ाने का काम मिला था। उर्दू वो पढ़ा रहे थे बच्चों को। लेकिन एक दिन, यानी कि एक सुबह एक शाम उनके लिए बड़ी खतरनाक और खौफनाक शाम हुई। ये शाम दिल दहला देगी किसी भी इंसान को, किसी भी नागरिक को। कोई भी इंसान जो सड़क पे घूम रहा है, कोई भी इंसान जो अपने काम के लिए जा रहा है, कोई भी इंसान जो कुछ भी मेहनत मजदूरी करके कमा रहा है, उसके अंदर एक डर, एक दहशत पैदा कर देता है अगर वो एक पर्टिकुलर धर्म से ताल्लुक़ रखता है। ख़ास तौर से उसका लिबास उस धर्म को संबोधित करता हो, संबंधित हो। उसमें कहा गया है कि कपड़ों से आप पहचान लिए जाएंगे। अगर उसके कपड़े उसके धर्म को बता रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। जी हाँ, आलमगीर ट्यूशन पढ़ाते थे बच्चों को जो 16वें फ्लोर के माले में रहते थे। तो उस दिन आलमगीर सोसाइटी के अंदर जाते हैं, रिपब्लिक क्रॉसिंग के जाते हैं, सोसाइटी के अंदर जाते हैं और लिफ्ट का इंतज़ार कर रहे होते हैं। लिफ्ट का इंतज़ार कर रहे होते हैं क्योंकि उनको 16वें माले पे जाना होता है। तभी एक शख्स जिनका नाम मनोज कुमार था, वो आते हैं। वो आलमगीर को ऊपर से लेके नीचे तक स्कैन करते हैं, यानी कि उनके लिबास को, उनके सिर की टोपी को, उनके चेहरे की दाढ़ी को, उनके कुर्ते को, उनके पजामे को, उनके चप्पल को पूरी तरह से स्कैन करते हैं और कहते हैं, बहुत सुनने वाली बात है, कि मुसलमान का यहाँ पर क्या काम, ज़ोर से बोलो जय श्री राम। जी हाँ, उनसे, आलमगीर से जय श्री राम के नारे लगवाने के लिए उन पर जोर डाला जाता है। पहले उनकी इंक्वायरी होती है कि आप कहाँ गए हो, कहाँ से आए हो। तो आलमगीर बताते हैं कि भाई मैं तो यहीं पर टीचर हूँ, यहीं पर रहता हूँ और यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए, उर्दू भाषा पढ़ाने के लिए मैं हर रोज़ आता हूँ, वैसे ही आया हूँ। लेकिन वो मनोज कुमार उसको समझने को तैयार नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। कहा था कि ज़ोर से बोलो जय श्री राम, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम, ज़ोर से बोलो जय श्री राम। उनसे बोल के रोज़ उसको ज़बरदस्ती कर रहे थे कि जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो। इतने में लिफ्ट आती है, एक और सोसाइटी का आदमी आ जाते हैं। उनसे भी कहते हैं कि ये लोग कैसे आने लगे, मुसलमान लोग सोसाइटी के अंदर कैसे घुसने लगे, इनको किसने परमिशन दी, किसने किया है। वो आदमी भी आलमगीर से कहता है कि ज़ोर से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम के नारे लगाओ, नहीं तो तुम बचोगे नहीं, नहीं तो तुम मार दी जाओगे। उनके साथ धक्का मुक्की होती है और उनको 16 माले तक नहीं चढ़ने दिया जाता है, जाने नहीं दिया जाता है। पहले ही माले पे जब लिफ्ट
रुकती है तो उनको धक्का दे के बाहर कर दिया जाता है। वो जहाँ पे ट्यूशन पढ़ाते हैं उनको बुलाते हैं, वो भी आते हैं, लेकिन वो भी बेबस और मजबूर होते हैं। शायद उनके अंदर भी डर और खौफ पैदा हो गया हो कि मैं इनको ट्यूशन पढ़ाने के लिए बच्चों के लिए लाता हूँ, मैं बाहर काम के लिए जाता हूँ, मैं खुद यहाँ पर रहता हूँ, अगर कोई विवाद हो जाए, कोई बात बढ़ जाए तो ये सारा हमला मेरे ऊपर भी हो जाएगा। तो वो समझाते हैं, बताते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। मनोज कुमार ज़ोर ज़ोर से यही कहते हैं कि तुझे जय श्री राम बोलना है, तुझे जय श्री राम बोलना है। मनोज कुमार के साथ जो साथी थे वो भी यही कहते हैं कि तुझे जय श्री राम बोलना है, तुझे जय श्री राम बोलना है। आलमगीर को फिर वहाँ से वापस भेज दिया जाता है, गार्ड वार्ड कह के आलमगीर चले जाते हैं। थाने में रिपोर्ट लिखाई जाती है। मनोज कुमार को पुलिस पकड़ती है तो वो कहते हैं कि मैं नशे में था, मेरा दिमाग ये कर रहा था। लेकिन ये नफ़रत की आग फैल चुकी है, ये नफ़रत की आग सबके दिलों में आ गई है। जय श्री राम बोलना मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत है, लेकिन किसी से ज़बरदस्ती बुलाना वो शायद एक गलत बात है जिसे शायद बचना चाहिए था। अब ये हम लोग बात कर रहे हैं कि ये नफ़रत की आग किस तरह से फैलती है। एक आपने उदाहरण दिया है, देखा है। दूसरा में एक तरह से इस तरह से होता है, हमने देखा था कि कोरोना काल में भी किस तरह से आरोप लगे थे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, मुसलमानों के लिए, कि ये थूक करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। इस तरह से होता है, जय श्री राम के नारे का हर बारी होता है। तो अब मैं ये कहानी को थोड़ा और आगे ले जाता हूँ, मैं आपको जयपुर ले जाता हूँ। वहाँ के MLA हैं बालकुंड, उनकी भी एक खबर बहुत वायरल हो रही है। जयपुर में ही मिदनापुर में एक इमाम बाड़ा है जो काफ़ी पुराना है, जिसे वक्फ बोर्ड की ने दे रखा है। इमाम बाड़ा कई सालों से, मतलब कि 100-200 साल पुराना वहाँ इमाम बाड़ा है। इमाम बाड़ा शिया समुदाय, मुसलमानों के शिया समुदाय लोगों की जैसे मस्जिद होती है वैसे इमाम बाड़ा होता है, जहाँ पे नमाज होती है, मजलिसें होती हैं। वहाँ पे अलम, दरी, रोज़े ये सब रखे जाते हैं, आपके ताज़िए ये सब चीज़ें रखी जाती हैं। वहाँ पे मजलिसें होती हैं, नमाज होती है। तो कहते हैं कि MLA बालकुंड वहाँ पे घुस जाते हैं चप्पल पहन के, वहाँ पे नमाज़ें हो रही होती हैं। और जहाँ पे इमाम बाड़े की ये सब अलम ज़री रखी जाती है वो चादर हटाते हैं। कहते हैं कि यहाँ पे मूर्तियाँ थीं, मूर्तियाँ कहाँ चली गई, वहाँ पे औरतें थी। औरतें कहती हैं कि आप हमारे धार्मिक स्थल पे चप्पल पहनकर कैसे आ गए। कहने लगे कि ये धार्मिक स्थल तुम्हारा नहीं है, ये हमारा है, ये महल हमारा है, ये हम लोगों का है, तुम लोगों ने इसमें कब्जा किया हुआ है। फिर पता चलता है, बहुत विवाद हो जाता है। चप्पल पहनकर आते हैं तो उनसे कहा जाता है कि ये पुलिस पर आता है, दबाव होता है, शिया समुदाय अपने कागज़ दिखाते हैं तो बालकुंड को वहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन एक माहौल, एक तनाव का माहौल, एक नफ़रत का माहौल वो तब तक पैदा कर चुके थे। ऐसे ही नफ़रत की एक आग बढ़ती है, एक आग चलती है। जिस तरह से आप सब चीज़ों को देखें, बालकुंड का एक और भी केस है कि मुहर्रम के दिनों पे इन्होंने ताज़िए के रूट पर भी इसी तरह से दबाव, इसी तरह से प्रेशर, इसी तरह से नफ़रत की आग फैलाई गई थी। और ऐसे ही एक केस गाज़ियाबाद का था जिसमें एक बच्चा एक फंक्शन हो रहा होता है, उस फंक्शन के अंदर बच्चा आता है तो बच्चा कोई प्रोग्राम पेश करने की जगह जय श्री राम बोलता है। तो टीचर कहती हैं कि भाई ये अभी ये सब चीज़ें कर रहे हो ठीक हो, लेकिन अभी फंक्शन है उसका करो। तो उस टीचर को ही वो कॉलेज, AGS कॉलेज, उस टीचर को ही सस्पेंड कर दिया जाता है कि तुमने जय श्री राम नारे लगवाने वाले बच्चे को कैसे मना किया, कैसे उसको प्रोग्राम नहीं होने दिया, कैसे उसको हटा दिया गया। तो इस तरह से नफ़रत की आग फैलती है, इस तरफ से नफ़रत की आग आगे बढ़ती है। तो हमें लगा कि ये 2 वाक्य ज़रूरी थे बताने के लिए, क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, ये आप लोगों को फ़ैसला करना है। आप लोग बताइए कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। चुनावी माहौल में हमें पता है कि कितना तनाव अभी बहराइच के करीब देखा है हम लोगों ने, कितना एक की जान भी जा चुकी है मिश्रा जी की। फिर उसके बाद भी इस तरह की बातें इस तरह से होता है। जो नफ़रत खूनों में बस रही है ये देश के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो हमें लगा कि ये ख़बर आपको बतानी चाहिए। तो इसी तरह की ख़बरें जो मुख्य मीडिया में नहीं बताई जाएंगी वो हम लेकर आएंगे। अपने दोस्त हैदर अब्बास नफ़ी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।